नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम मैटलैब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको डेटा फिल्टरिंग के बारे में। अगर आपको कोई डेटा दिया हुआ है तो आप उसकी फ़िल्टरिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज की प्रॉब्लम में हमें उसी कंसेप्ट को यूज़ करना है और थोड़ा सा हमने उसे एक्सटेंड किया है। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो जो आज हमें प्रॉब्लम दी है उसमें ये है कि आपको एक फ़ाइल दी हुई है जिसका नाम tempdata.csv है। तो सिंपल आपके पास एक CSV फाइल है। उस CSV फाइल के अंदर जो आपको डेटा दिया हुआ है वो एक टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम का डेटा है और एक टेम्परेचर का डेटा है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है। ये डेटा है, आपको हो सकता है सेंसर से भी रिसीव हुआ हो, ठीक है ना, किसी सेंसर का डेटा हो सकता है रियल टाइम में। तो ये डेटा दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें वही फिल्टरिंग हमें अप्लाई करनी है। कुछ हमें कंस्ट्रेंट दी जाएगी कि पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है वो किस टाइम पर था। आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर उस टेम्परेचर को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो कंस्टेंट आप देख सकते हैं, कंस्टेंट इस तरीके से दी हुई है कि जब टेम्परेचर है वो 40 के बराबर या उससे ज़्यादा है या फिर 41 के बराबर या उससे कम है, ठीक है। T इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन 41, ये हो कंडीशन। या फिर जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 46 और लेस देन इक्वल टू 47 है, ठीक है ना। ये दो कंस्टेंट हैं। अगर इन्हें मीट करता है तो आपको इस तरीके से डिस्प्ले करना है कि एट द टाइम, जो भी टाइम है, द टेम्परेचर वाज दिस वन, और डिग्री सेल्सियस में आपको उसे रिप्रेजेंट करना है। ये आपका काम है। तो काम समझ में आ गया। तो अब आपको फिल्टरिंग का आइडिया है और भी पहले आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं। तो कोशिश करिए आप इसे इम्प्लीमेंट करने का। वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए आप और कोशिश करिए, और जब नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद फिर आगे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आज जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं CSV फाइल रीड करने का, वो एक डिफरेंट मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले जो हमने यूज़ किए हैं कुछ अलग अलग मेथड यूज़ किए हैं, बट आज हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले किसी भी वीडियो में यूज़ नहीं किया है और लेटेस्ट भी है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से मैटलैब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक फ़ाइल एडिट कर लेते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10, ठीक है। तो क्लियर ऑल कर लेंगे, CLC, राइट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, जो CSV फाइल है उससे डेटा को रीड करना। तो सबसे पहले तो जो CSV फाइल है वो आपकी करेंट डायरेक्टरी में होनी चाहिए। अगर फाइल करेंट डायरेक्टरी में नहीं है तो आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। कहीं पर भी फाइल पड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वजह से दिक्कत क्या हो जाती है कि जैसे मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में जो एड्रेस है दैट इज़ eMATLAB ट्रेनिंग, ठीक है। इस पाथ पर अगर फाइल सेव है और आपके में जो मैटलैब है वो और किसी फोल्डर में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पर आप रन कर रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपका भी यही पाथ होगा। तो जब कभी आप कोई पाथ दे देते हैं तो उस केस में वो फाइल रन नहीं करती है, क्यों, पाथ सबके सिस्टम में अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। या तो आप एक काम करें कि उसी ड्राइव में वही फोल्डर का नाम बनाएं, उसके बाद आप फाइल को सेव करके रन करें। वो काम कोई नहीं करता है ऑब्वियसली, और वो सही भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो फाइल हम रन करना चाह रहे हैं या जिस फाइल से डेटा लेना चाह रहे हैं उसे हम करेंट डायरेक्टरी में सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास करेंट डायरेक्टरी में ये फाइल हमारे पास है tempdata.csv। तो सबसे पहला काम जो है वो हमारा इस फाइल से डेटा रीड करने का है, ठीक है। और आप कमेंट भी हमेशा करके चला करिए जिससे कि आप बाद में कोड को रीड करते हैं तो आपको समझ में भी आए, ठीक है ना, कि पर्टिकुलर लाइन क्या काम कर रही है। तो वो भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल, सबसे पहले हम डेटा रीड कर रहे हैं। तो हमने मान लीजिए एक TT हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो हम जो आज फंक्शन यूज कर रहे हैं दैट इज रीड टेबल, ठीक है। ये फंक्शन हम यूज करने वाले हैं रीड टेबल, और उसके बाद हम जो फाइल है उसका नाम इसमें पास करेंगे। तो फाइल है tempdata.csv, ठीक है। चाहें तो आप इसे अलग से भी रन करके देख सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं सिलेक्शन को। तो आप देख सकते हैं कि डेटा रीड हुआ कि नहीं हुआ। देखिए डेटा रीड हो गया है, ठीक है। हमारे पास डेटा रीड हो गया आ जाएगा इस कमांड के बाद। आप देख सकते हैं टाइम और T, ठीक है। जो दो कॉलम है उसमें डेटा आ गया। लेकिन यहाँ पर आप देखें डेटा कुछ दो तरीके से आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ कर्ली ब्रेसेस के अंदर है और यहाँ नॉर्मल है। तो इसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलेगी डेटा के बारे में। तो अगर आप हुज करके देखते हैं तो देखिए हुज करके आपको पता चल रहा है कि जो वेरिएबल हमने TT लिया था उसमें दो कॉलम में डेटा आया है, और जो क्लास है इस समय जो TT वेरिएबल है उसकी क्लास है वो टेबल है,
ठीक है। ये जो मैंने आपको CSV फाइल रीड करने का तरीका बताया बड़ा सिंपलेस्ट तरीका है, किसी भी टाइप का डेटा है उसे आप आसानी से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो दो तरीके का डेटा दिया हुआ था, एक जो डेटा है वो टाइम का दिया हुआ है, ठीक है ना, टाइम वाला डेटा है, और एक डेटा है वो नॉर्मल आपका डबल में ही हो सकता है, जो नंबर्स दिए हुए थे वो दिया हुआ है। तो दो तरीके का डेटा था, उसे आपने सिंपल एक कमांड रीड टेबल से ही रीड कर लिया, सिंपलेस्ट कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब हमें क्या है कि जो डेटा है उसे अलग अलग एक्सेस करना है। तो यहाँ पर जो टेबल है आप उसे स्ट्रक्चर की तरह हैंडल कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है सपोज, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी फील्ड्स हैं उन्हें आपको एक्सेस करना है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरा स्ट्रक्चर का लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड हैं, ठीक है। जैसे मैंने टेबल पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एक टाइम फील्ड है और एक टी, ठीक है, टाइम के नाम से और एक टी के नाम से है। तो देखिए आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ, क्योंकि जो वेरिएबल है वो तो टी है, तो टी डॉट, अगर आप टाइम लिखते हैं तो देखिए इससे टाइम आ गया, ठीक है, टाइम एक्सट्रैक्ट होके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसका टाइप क्या है, सेल टाइप है। ये डेटा जो है टाइम वाला वो सेल में सेव है बेसिकली, ठीक है ना। तो सेल से आपको डेटा एक्सेस करना होता है, तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको पता है किस तरीके से एक्सेस करते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके बाद सेल से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप टी को एक्सेस करना चाहें तो टी को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। टी आप लिखेंगे तो उसे टी आ जाएगा। तो हम अपने प्रोग्राम में अब इसे लिखते हैं। तो हमें पहले टाइम को लेना है, तो मैंने लिखा टाइम इज इक्वल टू टी डॉट टाइम, ठीक है। इससे क्या हुआ कि टेबल के अंदर जो टाइम है वो बाहर एक नए वेरिएबल टाइम में सेव हो जाएगा, ठीक है। बाहर जो एक नया वेरिएबल आएगा टेबल से बाहर निकल आएगा, हमने इसे एक्सेस कर लिया एक तरीके से, उसमें से एक्सट्रैक्ट हम कर रहे हैं और टाइम में ये सेव हो जाएगा, ठीक है। आप दूसरा वेरिएबल भी नाम ले सकते हैं, बट टाइम है तो हमने टाइम ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा हमें टेम्परेचर रखना है, तो टेम्परेचर का नाम अगर आप टेम्प रख देते हैं, शॉर्ट में हमने टेम्परेचर को टेम्प रख दिया, टेम्प इज इक्वल टू मैं लिखा टी डॉट टी, ठीक है, ये हो गया। तो इससे भी आप देख सकते हैं टेम्प, अगर मैं दोनों को रन करके दिखा देता हूँ, आप देखिए, तो देखिए एक टाइम आ गया, टाइम, तो टाइम का जो डेटा है टाइप वो देखें वो सेल टाइप का है, और टेम्प आ रहा है उसका जो टाइप है वो डबल है, ठीक है ना। तो सिंपल हमने एक रीड टेबल कमांड से सेल टाइप और डबल टाइप डेटा को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास टाइम और टेम्प में डेटा अवेलेबल है, ठीक है। हमें यहाँ पर फिल्टरिंग करनी थी, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें टेम्परेचर को डिस्प्ले करना था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले ही एक्सेल की फाइल में सॉर्टिंग कर दें और अलग अलग कर लें, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा डेटा है उसे मैटलैब में रीड करना पड़ेगा, ठीक है। मैटलैब में रीड करने के बाद आप फिल्टरिंग करेंगे, ठीक है। आपकी सोच इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं एक्सेल की फाइल से पहले फिल्टरिंग हो जाएगी उसके बाद उतने को ही वहाँ से सीधा रीड करना है। फिल्टरिंग का काम मैटलैब में आने के बाद होगा। तो सबसे पहले आपको पूरा जो डेटा है उसे मैटलैब के अंदर रीड कर लेना है। तो अब आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, और उसे हमने अलग अलग वेरिएबल में ले लिया। अब आप जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको जो कंस्टेंट दी हुई है उस कंस्टेंट के हिसाब से आप फिल्टरिंग कर लीजिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फिल्टरिंग ऑफ डेटा और टेम्परेचर। तो देखिए फिल्टरिंग आपको करना है, क्या कंस्टेंट दी है, कंस्टेंट आपको पता है क्या है, ठीक है। तो हम टेम्परेचर को लेकर काम करते हैं, बिकॉज जो टेम्परेचर है वो हमारे पास डबल में है और डबल टाइप का डेटा उसे हैंडल करना आसान है, सेल टाइप को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कंस्टेंट भी हमें टेम्परेचर की दी हुई है, तो टेम्परेचर की कंस्टेंट दी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसी के लिए कंडीशंस लगानी पड़ेंगी और उसी के हिसाब से हमें डेटा को फिल्टर करना होगा, ठीक है। तो एक आपको डेटा पॉइंट को फिल्टर करना है या फिर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को फिल्टरिंग करनी है, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को फिल्टरिंग करनी है, तो मल्टीपल को करनी है तो आप फॉर लूप लगाएंगे, आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to कहाँ तक जाना चाहिए अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और कैसे पता करेंगे, तो आप लेंथ यूज करेंगे, लेंथ किसकी लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्प, ठीक है, ये हो गया। तो एक से लेके जितने भी टेम्प जो वेरिएबल है उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वहां तक हमारा लूप चलेगा सभी के लिए,
ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अब आपको कंस्ट्रेंट लगानी है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट क्या है, इफ टेम्प, अब टेम्प कौन सा आपको लेना है, अभी करंट में जो यहाँ पर पहला लूप चला रहे हैं तो आई को लेके चलना पड़ेगा, जहाँ भी टेम्प आप लिखेंगे टेम्प आई, तो आई पहला 1 है तो टेम्प 1 की बात कर रहे हैं, पहली एंट्री की बात कर रहे हैं। टेम्प 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड टेम्प आई लेस देन इक्वल टू 41, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और साथ में यहाँ पर एक और दिया हुआ है, ठीक है ना, तो और के लिए हम डबल पाइप लगाते हैं, ठीक है ना, जो स्लैश है उसके ऊपर जो दिया हुआ है सिर्फ दबा के आप लगा सकते हैं। तो ये और मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चाहे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये रन होना चाहिए, हम कहना ये चाह रहे हैं। और दूसरी कंडीशन है टेम्प आई ग्रेटर देन इक्वल टू 46 एंड टेम्प आई लेस देन इक्वल टू 47, ठीक है, ये हो गया, ये कंडीशन हो गई। तो क्या हो जाना चाहिए, तो अब आपको क्या है कि यहाँ पर आप किसी दूसरे वेरिएबल में आपको कुछ स्टोर नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ कहा है कि डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले आप करना चाह रहे हैं कमांड विंडो पर, तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, हमारे पास फंक्शन होता है fprintf, ठीक है, तो आप यूज करेंगे fprintf, ठीक है। तो जो भी आपको दिया हुआ था फॉर्मेट उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आपको लिखना है एट टाइम, अब इस जगह पर आप चाह रहे हैं कि वो टाइम आ जाए, तो वो टाइम कैसे आएगा आप जानते हैं, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग में ऐसे ले रहे हैं, परसेंटेज एस हमने लिखा, ठीक है, यहाँ पर टाइम आ जाएगा, एट टाइम द टेम्परेचर वाज, और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे परसेंटेज एफ, ठीक है, और उसके बाद अब डिग्री सेल्सियस कैसे लिखें, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसे लिख दें डिग्री और सेल्सियस, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और फिर मैंने एक लिख दिया स्लैश, बैक स्लैश एन ऑपरेटर लगा दिया जिससे न्यू लाइन में चला जाए, ठीक है, ये सब आपने काम किए हैं पता है, हम एक बार देख लेते हैं और इसे अच्छा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितना हमें पहले जानकारी है उतना हम काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसे और ब्यूटीफाई कर सकते हैं बाद में, ठीक है ना, पहले एक बार रन हो जाता है प्रोग्राम तो थोड़ा अच्छा लगता है और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर और उसे अच्छा कर सकते हैं, और पहली बार में ही प्रोग्राम गड़बड़ हो गया तो फिर सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ कॉमा लगा के आप लिखेंगे, तो यहाँ परसेंटेज एस में क्या लाना चाह रहे हैं उस चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो परसेंटेज एस में आप लेके आना चाह रहे हैं जो टाइम है, ठीक है ना, टाइम को लेके आना चाह रहे हैं, और टाइम है वो सेल टाइप में है, ध्यान रखिएगा, और सेल टाइप का आपने हमारा वीडियो देखा होगा, उसमें डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, तो सेल से जब कभी आप डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करने पड़ते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टाइम और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और आई लिखेंगे, ठीक है ना, बिकॉज जहां पर टेम्परेचर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसी रो का तो आपको टाइम चाहिए, तो आई की जो वैल्यू है उसी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये टाइम हो गया। अब कॉमा लगा के जो दूसरा यहाँ परसेंटेज एफ आपने यूज किया है इस जगह पर आपको क्या चाहिए, इस जगह पर आप टेम्परेचर को शो करना चाह रहे हैं, क्या टेम्परेचर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे टेम्प आई, ठीक है, टेम्प आई हो गया और क्लोज कर दिया, ठीक, उसके बाद इफ को क्लोज कर दिया और फॉर को क्लोज कर दिया, ठीक है, हो गया, रन करके देख लेते हैं आया तो सही कुछ, एट टाइम द टेम्परेचर वाज, तो दो चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी नहीं आ रही हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस नहीं आ रहा है प्रॉपर, और दूसरा ये इतना लंबा आ रहा है, ये गड़बड़ है, हमें सिर्फ एक पॉइंट तक चाहिए, सपोज 40.5 या 41.0 इस तरीके से एक पॉइंट तक चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर जो आपने परसेंटेज एफ लिखा है, ठीक है ना, ये परसेंटेज एफ लिखा है, अगर इस जगह मैं लिख देता हूँ 0.1 परसेंटेज 0.1 एफ, ये लिख दिया तो इससे ये काम हो जाएगा कि ये पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही अलाउ करेगा, अगर पॉइंट 0.2 लिख देता तो 2 डिजिट तक ही आपको डिस्प्ले करता, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद इस डिग्री को लगाने के लिए एक होता है बैकस्लैश 260, अगर ये मैं लिख रहा हूँ पास पास लिखना है ऐसे, तो इस पर डिग्री लग जाएगा, इसे भी पास ले आइए, तो बिल्कुल जो वैल्यू आएगी उसके आगे डिग्री सेल्सियस लिख के आ जाएगा, रन करके देख लेते हैं, देखिए आ गया, बढ़िया, ठीक है, तो आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा इस प्रोग्राम को, अच्छा लगा होगा, तो कहीं भी डेटा किसी भी तरीके से दिया हुआ है आप उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, सब कुछ, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बट डेफिनेटली बहुत यूजफुल है, तो होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे इन सारी चीज़ों को, अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक करिए,
शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।